एपिसोड की शुरुआत एक सुहाने सवेरे और चिड़ियों के चहक से होती है। हम देखते हैं कि रूडियस अपने कोजी बिस्तर में सोया होता है। जब उसकी आंखें खुलती हैं, तो वो अपने सामने अपनी दूसरी बीवी रॉक्सी को देखता है। रूडियस सोचने लगता है, मेरे आगे एक गॉडेस है जो पीसफुली लेटी हुई है। रूडियस अपनी बीवी को एडमायर करता हुआ प्रे करता है, जिसके तुरंत बाद उसके अंदर का ठरक जाग जाता है। वो चादर हटाकर रॉक्सी के बदन को देखता है। वो हर बार हैरान हो जाता था कि कैसे रॉक्सी हमेशा इतनी यंग दिखती है। रूडियस के मन में बातें चल रही होती हैं। हम दोनों ने ही बहुत कुछ झेला है, पर मैं खुश हूँ कि हमने शादी कर ली। पर क्योंकि उसे दोबारा जल्दी ही टाइम नहीं मिलेगा, इसीलिए एक और राउंड की आशा करके वो रॉक्सी को जगाता है। रॉक्सी उठती है और वो दोनों एक दूसरे को गुड मॉर्निंग कहते हैं। रॉक्सी चादर खींचते हुए कहती है, क्या हुआ, सुबह सुबह ऐसे क्यों देख रहे हो? रूडियस कहता है, वो मैं बस सुबह की सुनहरी किरणों में तुम्हारे चांदी से बदन को निहार रहा था। रॉक्सी बोलती है, तुम भी ना, चलो जल्दी उठकर तैयार होते हैं। अब तक तो सभी उठ गए होंगे। ये बात सच थी। कभी वीरान और गमगीन पड़ा ये घर अब रंगीन और हलचल भरा हो गया था। सेल्फी अपनी लूसी के साथ खेल रही होती है जब रूडियस आकर उसे ग्रीट करता है। फिर वो झुककर लूसी को भी गुड मॉर्निंग कहता है। रूडियस सोचता है कि कैसे उसकी बेटी काफी अच्छे से ग्रो हो रही है। सेल्फी का भी पोस्ट चाइल्ड बर्थ पीरियड खत्म हो चुका है और अब मदर और बेबी दोनों हेल्दी हैं। रूडियस और सेल्फी अपनी बेटी की क्यूटनेस की तारीफें करने लगते हैं, जिसके बाद रूडियस सेल्फी को हक कर लेता है। तभी रॉक्सी दरवाजे से झांकती है, जिसे नोटिस करके सेल्फी उसे भी ग्रीट करते हुए पूछती है, बताओ रॉक्सी, कल रात रूडियस कैसा रहा? रॉक्सी हिचकिचाते हुए कहती है, वेल, हमने काफी मजे किए। रूडियस काफी जेंटल था। सेल्फी हंस देती है। रूडियस वहाँ से जाता है और देखता है कि नार्न उसकी माँ का ध्यान रख रही होती है। वो रूडियस से कहती है, गुड मॉर्निंग भैया, वैसे मैंने रूइजर्ड की कहानी कंप्लीट कर दी, आप चेक करना चाहोगे? रूडियस हाँ कहता है। दरअसल रूडियस ने सुपर ड्रेस पर लगे लांछन को मिटाने के लिए एक किताब लिखना शुरू किया था, जिसे अब नार्न पूरा कर रही है। इसके बाद रूडियस अपनी मॉम को भी ग्रीट करता है, पर वो उसे नहीं पहचानती। वो नार्न को देखकर उसे ही सहलाने लगती है। जेनिथ की मेमोरी नहीं लौटी थी। तभी वहाँ शेफू आयशा उन सब के लिए ब्रेकफास्ट लेकर आती है। आयशा अपने भाई और भाभियों को गुड मॉर्निंग कहती है। पीछे से लीलिया भी आती है, वो भी उन्हें ग्रीट करती है। लीलिया और आयशा उस घर और घर के लोगों का अच्छे से ध्यान रख रही थी। भले ही ये फैमिली एक लंबे वक्त के लिए अलग अलग हो गए थे, पर काफी वक्त बाद जाकर ये घर और परिवार अब फिर से रूडियस को अपना सा लगने लगता है। फिर वो सभी एक साथ ब्रेकफास्ट करते हैं। मैजिक यूनिवर्सिटी में चहल पहल थी। सेल्फी और रूडियस अपनी पढ़ाई करने लौटते हैं, लेकिन इस बार उनके साथ रॉक्सी भी होती है। सेल्फी पूछती है, क्या तुमने रॉक्सी को सबसे इंट्रोड्यूस करवा दिया? रूडियस कहता है, हाँ, जब मैंने रॉक्सी को यहाँ के प्रोफेसर के लिए रेकमेंड किया, मैंने उसे सबसे मिलवा दिया था। सभी मेरी मास्टर से मिलकर काफी खुश हुए थे। जिस पर रॉक्सी कहती है, मैं खुश हूँ कि तुमने मुझे सबसे मिलवाया, लेकिन तुमने मुझे अपने मास्टर के तौर पर इंट्रोड्यूस करवाया, ना कि वाइफ। ये सुनकर सेल्फी रूडी को डांट लगा देती है। रूडियस भी दुखी होता हुआ कहता है, माफ करना स्वीट हार्ट, तुम जानती हो मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। सेल्फी भी उसके पास आ जाती है। वो उसे हक करते हुए कहती है, मैं तुमसे भी बहुत प्यार करती हूँ रूडी। फिर रूडियस चिल्लाता है, मैं तुम दोनों को बहुत प्यार करता हूँ। ये करके तो वो पूरे क्राउड का मेन अट्रैक्शन बन चुका था। नान को तो ये सब बहुत एम्बैरेसिंग लगता है। नान भी अपनी क्लासेस की ओर जाती है। उसके जाने के बाद रॉक्सी कहती है, नान काफी पॉपुलर है ना? वो सभी इस पर सहमत होते हैं। रूडियस सोचता है, मैं खुश हूँ कि मेरी छोटी बहन पॉपुलर है, लेकिन किसी भी मर्द ने उसके आसपास भटकने की भी कोशिश की तो उसे भुगतना पड़ेगा। रूडियस किसी अजनबी को अपनी बहन ले जाने नहीं दे सकता। उसे अपने डैड याद आते हैं। अगले सीन में हम रूडियस और रॉक्सी को यूनिवर्सिटी के हेड मास्टर के सामने देखते हैं, जो उनका ही इंतजार कर रहा था। वो रूडियस को पढ़ाई कंटिन्यू करने और रॉक्सी को मिली जॉब की बधाई देता है। रॉक्सी उसे मास्टर कहती है, जिसे सुनकर वो थोड़ा शॉक हो जाता है। रॉक्सी बताती है कि वो पुराने बिहेवियर को लेकर थोड़ी शर्मिंदा है, क्योंकि यंग रॉक्सी काफी एरोगेंट थी। हेडमास्टर प्रोफेसर रॉक्सी का वहाँ पर स्वागत करता है। रूडियस भी अपने क्लासरूम की ओर जाता है। तभी उसे वहाँ पर लीनिया और परसेना मिलती है। परसेना कहती है, बॉस, हमने देखा सुबह सुबह दो स्त्रियों के साथ आपके मजे। पहले आप हमें डंप किए, फिर एक दूसरी शादी भी कर ली। आप थोड़े तो खिलाड़ी हो बॉस। जिसके बाद परसेना लीनिया से कहती है, सुनना, इस साल ग्रेजुएट होकर हम भी लौंडे पटाएंगे। लीनिया बोलती है, हाँ यार, कम से कम एक तो पटा ही लेंगे और तभी घर लौटेंगे। रूडियस सोचता है, मेरे दोनों हाथों में रसगुल्ले देखकर ये जेलस हो रहे हैं। तभी वहाँ पर जेनोबा और मंडली आती है, जो रूडियस को देखकर काफी खुश होकर ग्रीट करते हैं। रूडियस बताता है कि अब वो फिर से साथ में रिसर्च कर पाएंगे, पर जेनोबा को पहले कुछ दिखाना था। ये उसके पिछले 6 महीनों की रिसर्च का फल था। रूडियस बोलता है कि वो बाद में देखेगा। फिर उसकी नजर नाना होशी पर जाती है, जिसकी तबीयत खराब लग रही थी, पर वो रूडियस को कहती है, मैं ठीक हूँ,
खैर तुम्हें यहाँ देखकर मैं मान लेती हूँ कि तुम अगले कुछ टाइम तक यही रहोगे, है ना? तो हम रिसर्च वापस कंटिन्यू कर सकते हैं। तभी उसे ढूंढता हुआ सीनियर क्लिफ वहाँ आता है। रूडियस, तुम लीसे के साथ लौटे पर मुझसे नहीं मिले, इस पर मैं क्या समझूं? रूडियस बताता है कि वो तो लौटा था, बट क्लिफ उस वक्त एलिना लीज के साथ लगा हुआ था, जिस पर क्लिफ शर्मा जाता है, पर फिर से बोलता है, भाई लेकिन जब तेरी बेबी हुई तब भी तो नहीं आया यार, मुझे इग्नोर कर रहा है क्या? वेल, रूडियस ऐसा कर तो रहा था क्योंकि क्लिफ मिलिस चर्च का मेंबर है, जिसमें पॉलीगैमी यानी कि मल्टीपल पार्टनर्स रखना अलाउड नहीं है, और रूडी ने रॉक्सी से दूसरी शादी भी कर ली थी। पर ये बात ज्यादा दिन तक छुपी नहीं, क्योंकि क्लास शुरू होते ही हेडमास्टर अपने साथ रॉक्सी को लाता है। प्रोफेसर रॉक्सी कहती है, मैं हूँ रॉक्सी मिगुर्दिया ग्रेडाट, रेनोआ यूनिवर्सिटी की एक प्रोफेसर और आपकी होम रूम टीचर। आप में से काफी मुझे पहले से जानते होंगे। मैं वहाँ बैठे रूडियस ग्रेडाट की दूसरी पत्नी हूँ, पर क्लास में हमारा व्यवहार कम्प्लीटली एकेडमिक होगा। इस दौरान रूडियस के एक्सप्रेशंस बदलने लगते हैं और नीचे बैठा क्लिफ उसे एक नॉटी लुक देता है। तो इसीलिए तुम मुझे इग्नोर कर रहे थे? एक सेकेंड, वाइफ? हाँ? रूडियस क्लिफ की शरण में झुका था। क्लिफ उसे फेथफुल न रहने के कारण काफी कुछ सुनाता है। हालांकि रिलीजन अलग होने पर वो अपनी चीजें उस पर नहीं थोपता, इसीलिए क्लिफ रूडियस की दूसरी शादी को भी ब्लेस करता है। जिसके बाद क्लिफ बोलता है, मैं तुम्हारी बहन नान से टाउन चर्च में काफी बार मिल चुका हूँ। वो बताती है उसे भी किसी दिन तुम्हारी और सेल्फी की तरह एक हैप्पी मैरिज चाहिए। रूडियस बताता है कि नान दूसरी शादी के डिसीजन से खुश नहीं थी। क्लिफ को ये एक्सपेक्टेड था, क्योंकि नान हर रोज अपने भाई और डैड के कुशल वापसी के लिए प्रे करती थी। उसका लौटना एक हैप्पी ओकेजन होना चाहिए था, पर अपने डैड को खोने के बाद उसके पास बस अपना भाई है। क्लिफ कहता है कि बहुत सी शादियां करना अच्छी बात नहीं है। रूडियस ये समझता है और नॉन का ध्यान रखने के लिए क्लिफ को शुक्रिया कहता है। तभी वहाँ जेनोबा आता है और उन्हें रोकता है। क्लिफ रूडियस को फॉरगिवनेस की क्लीन चिट देता है और मिलिस के नाम पर उसको ब्लेस करता है। फिर रूडियस के उठने पर वो उसके कटे हाथ को देखता है। एलिना लीज ने बताया, जिससे तुम अपने हाथ गंवा दो वो काफी खतरनाक रहा होगा। रूडियस बताता है कि वो हाइड्रा मैजिक से इम्यून था। वो लड़ाई जीते जरूर, बट इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी। तभी मौके की नजाकत को देखकर जेनोबा उसे एक ग्लव पेश करता है। ये ग्लव रूडियस की बाईं कलाई पर लगाता है। वेल, ये काफी लचीला होता है और रूडियस को लगता है कि ये सरक के गिर जाएगा। फिर जेनोबा के कहने पर रूडियस उसके बताए इनकैंटेशन को करता है। अर्थ बिकम माई हैंड। उसके कंधे से एक सेंसेशन निकलती है और उस ग्लव के हर कोने में फैल जाती है। अब रूडियस वहाँ पर एक हथेली महसूस कर पा रहा था। क्लिफ उसे हैंडशेक ऑफर करता है। रूडियस को ये पूरी तरह से ऑर्गेनिक लग रहा होता है। जेनोबा बताता है कि उसी ऑटोमेशन डॉल के ऊपर की गई रिसर्च से मिला रिजल्ट है। क्लिफ कहता है कि इस ग्लव के हाथ की पावर भी रेगुलेट कर सकते हैं, जिसके बाद रूडियस और माना यूज करता है और क्लिफ की हथेली चटका देता है। रूडियस पूछता है, क्या इस हाथ से मैजिक किया जा सकता है? जिस पर जेनोबा बोलता है कि क्यों ना टेस्ट ही कर लिया जाए। कैंपस में स्टूडेंट्स इकट्ठा थे, जो अचानक वहाँ होती एक अनयूजुअल चीज को देखकर आकर्षित हो जाते हैं। उन्हें लगता है फिर से कोई ड्यूल होगा। वेल, मैदान के बीचों बीच जेनोबा एक लकड़ी के बने टारगेट बोर्ड को प्लांट करता है। जूली इशारा करके बताती है कि ये रेडी हो गया और वहाँ से एक निश्चित दूरी पर खड़ा रूडियस भी तैयार होता है। वो अपने प्रोस्थेटिक हैंड को आगे बढ़ाता है और एक स्टोन को कंजर करता है। अगले ही पल वो बुलेट की तरह जाकर बुल्स आई हिट करता है। रूडियस इस हाथ से मिली सफलता पर खुश हो जाता है और फिर हवा में उड़ते वुड ब्लॉक को बार बार मैजिक से चीजें बनाकर तब तक हिट करता है जब तक उसके चीथड़े नहीं उड़ जाते। सभी काफी इम्प्रेस होते हैं। जेनोबा अपने मास्टर की कुशलता पर काफी खुश होता है। रूडियस कहता है, ये कमाल का इन्वेंशन है। जेनोबा शुक्रिया कहता हुआ ये हाथ रूडियस को ही रखने को कहता है, क्योंकि क्लिफ और जेनोबा का बनाया ये बस एक प्रोटोटाइप था। फिर अब रूडियस के भी आ जाने से वो काफी तेजी से ऐसे और भी ग्लव्स बना पाएंगे। रूडियस कहता है, वैसे तुम लोगों ने इस इन्वेंशन का कोई नाम सोचा? वेल, जेनोबा और क्लिफ दोनों ही नाम सोचने के मामले में काफी कच्चे होते हैं, इसलिए क्लिफ सजेस्ट करता है कि रूडियस ही उनके लिए कोई अच्छा सा नाम सोचे। वो इंसिस्ट करते हैं कि इसमें रूडियस का भी नाम होना चाहिए, पर रूडियस कहता है, कोई नहीं, वैसे भी मैंने इसमें कुछ खास कंट्रीब्यूट नहीं किया, ये तुम लोगों की ही मेहनत है। शाम ढल जाती है। आयशा एक एनिमल को फीड कर रही होती है। तभी वो स्कूल से आते रूडियस की ओर देखकर उसकी ओर दौड़ती है। वेलकम बैक भैया, पहले आप डिनर करना चाहेंगे, नहाना चाहेंगे या फिर मुझे
मुझे चाहेंगे। रूडियस उसके मजे लेता हुआ उसे गुदगुदी करने लगता है। आयशा उसके दोनों हाथ नोटिस करती है। रात को रॉक्सी भी उस हाथ को ध्यान से देख रही होती है। रूडियस बताता है कि अब वो दोनों हाथों से एंजॉय करेगा। नान फिर से एम्बैरेस्ड हो जाती है। बाद में आयशा और लीलिया वहाँ पर डिनर लेकर आती हैं। डिनर पर बैठा रूडियस पुराने ख्यालों में डूब जाता है। उसके मन में इस हंसते खेलते परिवार को सेफ रखने का एक पक्का इरादा होता है। फिर जब सब सो जाते हैं तब रूडियस एक कमरे में जाकर एक बॉक्स ओपन करता है और रॉक्सी की उस चमत्कारी पैंटी के सामने प्रे करता है।